हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है उसका नाम है भूगोल, यानी कि जियोग्राफी का सेकंड पेपर जिसका नाम है भौगोलिक चिंतन का उद्भव। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। ठीक है, तो इस पेपर का नाम है भौगोलिक चिंतन का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई है और आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर हम 4 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मात्र एक ही वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और इससे पहले हमने 6 सेमेस्टर के जियोग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस, उसका प्रीवियस ईयर पेपर, और उसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8 यूनिट को हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया है। साथ ही साथ सेकंड पेपर यानी कि भौगोलिक चिंतन के उद्भव से संबंधित इसका सिलेबस, इसका प्रीवियस ईयर पेपर को अध्ययन कर लिया है और इसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8 यूनिट को हमने एक एक वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप सभी ने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में ऊपर की ओर देखेंगे कि फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई हैं बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। उसी प्लेलिस्ट में जब स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे तो वहां पर आपको सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है वहां पर वो सारी वीडियोस आपको यूनिट बाय यूनिट बहुत ही व्यवस्थित क्रम में देखने को मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट से जो भी आपको यूजफुल वीडियो लगे वहां से उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 को। यूनिट 4 में हमें पढ़ना क्या है वो सारे टॉपिक्स को पहले देखते हैं। देखिए, इसमें टॉपिक कौन कौन है। प्राचीन विश्व में ग्रीक यानी यूनानी जो होते हैं उनके भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान है और रोमन भूगोलवेत्ता के योगदानों के विषय में हमें पढ़ना है। तो यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं के योगदान के विषय में हमें कंप्लीट अध्ययन करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। प्राचीन यूनानी सभ्यता ने भूगोल के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, जिसने पश्चिमी भौगोलिक विचारधारा की नींव रखी। उनके कार्यों ने पृथ्वी की आकृति, उसके विभिन्न क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों की समझ को गहरा किया है। ठीक है, एक तरीके से तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं का एक तरीके से भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। अब कौन कौन से भूगोलवेत्ता हैं, क्या उनकी विचारधारा थी, सारी चीजें हम देखते हैं। तो प्रारंभिक योगदानकर्ता और उनके विचार के विषय में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होमर के विषय में। तो होमर के विषय में देखते हैं उनके क्या विचार थे भूगोल की दृष्टि से। तो भले ही वह एक भूगोलवेत्ता नहीं थे, होमर एक भले ही भूगोलवेत्ता नहीं थे, लेकिन उनके जो महाकाव्य हैं विशेष रूप से इलियड और ओडिसी में भौगोलिक वर्णन मिलते हैं। उन्होंने पृथ्वी को एक चपटी डिस्क के रूप में चित्रित किया है जिसके चारों ओर एक बड़ी नदी यानी कि बड़ी नदी ओशियनस जो है बहती है एक तरीके से। तो ये चीज है। तो इस तरीके से जो इलियड और ओडिसी महाकाव्य है उसमें भौगोलिक चित्रण का दर्शन मिलता है एक तरीके से। उनके लेखन में विभिन्न स्थानों, समुद्री मार्गों और जनजातियों का उल्लेख भी है जो उस समय के यूनानियों की भौगोलिक कल्पना को दर्शाते हैं एक तरीके से। आगे हम देखते हैं तो इस तरीके से हमने देखा सबसे पहले जो है होमर के विषय में। इनकी जो महाकाव्य है इलियड और ओडिसी बहुत ही प्रसिद्ध है ये पुस्तक, और उसमें भौगोलिक वर्णन मिलते हैं जिसमें बताया गया पृथ्वी चपटी डिस्क के रूप में चित्रित किया गया है और ये एक तरीके से जिसके चारों ओर एक बड़ी नदी जो ओशियनस है वो बहती है। और इनके लेखकों में विभिन्न स्थानों, समुद्री मार्गों और जनजातियों का उल्लेख मिलता है जो उस समय के यूनानियों की भौगोलिक कल्पना को दर्शाते हैं। आगे हम देखते हैं थेल्स जो है, थेल्स भूगोलवेत्ता के विषय में देखते हैं कि इन्होंने कैसे भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया है। इन्हें पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि पृथ्वी पानी पर तैरती है, जो पृथ्वी है एक से वो पानी पर तैर रही है। उन्होंने खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया है और ग्रहण जो होते हैं उनकी भविष्यवाणी करने का प्रयास किया, जिससे अक्षांश और देशांतरों की अवधारणाओं के विकास की दिशा में पहला कदम बढ़ा। तो इस तरीके से उन्होंने भी भूगोल के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एनाक्सिमेंडर के विषय में देखते हैं। इन सभी के विषय में इससे पहले वाली यूनिट नंबर 3 में हमने और यूनिट नंबर 2 में हमने अच्छे से अध्ययन किया था, तो आप लोग उन यूनिट्स को भी देखकर समझ सकते हैं। और एनाक्सिमेंडर के विषय में देखते हैं और इसमें हम देखते हैं थेल्स के शिष्य जो है, थेल्स के जो शिष्य हैं एनाक्सिमेंडर ने माना कि पृथ्वी एक बेलनाकार स्तंभ के समान है जो अंतरिक्ष में निलंबित है। क्या है? निलंबित है। तो थेल्स के शिष्य जो हैं, शिष्य एनाक्सिमेंडर, उन्होंने माना कि पृथ्वी एक बेलनाकार स्तंभ के समान है और जो अंतरिक्ष में निलंबित है। उन्होंने विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र बनाने का प्रयास किया जिसमें ज्ञात भूमि को दर्शाया गया था। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसने मानचित्रण की नींव रखी एक तरीके से। तो ये सारी चीजें एनाक्सिमेंडर ने भूगोल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे देखते हैं हेकाटियस के विषय में देखते हैं। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक माना जाता है। उन्होंने पेरियोडोस गैस नामक एक तरीके से पुस्तक लिखी है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। उनकी पुस्तक में विभिन्न स्थानों का व्यवस्थित वर्णन और उनके बीच की दूरियां शामिल थी। उन्होंने एनाक्सिमेंडर के मानचित्र को संशोधित किया और उसमें सुधार किए जिससे यह एक तरीके से और अधिक सटीक बना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो पुनः एक बार देख लेते हैं, इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। उन्होंने पेरियोडोस गैस जो होती है उस नामक एक तरीके से पुस्तक लिखी है। इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण हो एक तरीके से। और उनकी पुस्तक में विभिन्न स्थानों का व्यवस्थित वर्णन और उनके बीच की दूरियां शामिल थी। उन्होंने एनाक्सिमेंडर के मानचित्र को संशोधित किया और उसमें सुधार
सुधार किया जिससे कि यह एक तरीके से और सटीक बना। आगे हम देखते हैं हेरोडोटस, इनके विषय में देखते हैं। हेरोडोटस जो है इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है, लेकिन उनके लेखन में महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारी भी जानकारी भी है एक तरीके से। तो यानी इन्हें एक तरीके से इतिहास का जनक माना जाता है। तो इनके जो लेख हैं उनमें एक तरीके से भौगोलिक जानकारी भी उसमें शामिल की गई है, वो सारी चीजें मिलती हैं। उन्होंने अपनी यात्राओं के आधार पर नील नदी, मिस्र और स्किथिया जैसे क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने पृथ्वी को एक वृत्ताकार भूखंड के रूप में देखा और अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं की ओर संकेत किया। हालांकि वे पूरी तरह से विकसित नहीं थे। उन्होंने अफ्रीका के दक्षिण में समुद्र की उपस्थिति की भी कल्पना की थी। तो उन्होंने एक तरीके से एक भूगोल के क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने भी दिया है। आगे हम देखते हैं शास्त्रीय यूनानी भूगोल वेत्ता, इसके विषय में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्लूटो के विषय में देखते हैं। प्लेटो जो है, तो इनके विषय में देखते हैं। प्लेटो तो उनके दार्शनिक लेखन में भूगोल के कुछ संदर्भ मिलते हैं। उन्होंने अटलांटिस नामक एक खोए हुए द्वीप के बारे में बताया जिससे भौगोलिक कल्पना को बढ़ावा मिला। उन्होंने आदर्श शहर राज्यों के स्थान और पर्यावरणीय कारकों के महत्व पर भी चर्चा की। आगे हम देखते हैं अरस्तु के विषय में देखते हैं। तो अरस्तु ने भी एक तरीके से अपना योगदान दिया। अरस्तु ने अपने अवलोकन और तर्क के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि पृथ्वी गोलाकार है, और उन्होंने विभिन्न तर्क दिए जैसे कि चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की गोलाकार छाया जो होती है और ध्रुवीय तारे की ऊंचाई का बदलता हुआ दृष्टिकोण, एक तरीके से ये गोलाकार का प्रमाण है। आगे हम देखते हैं पृथ्वी गोलाकार है, इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा पृथ्वी के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों, कटिबंधों का वर्णन किया, टारिड, समशीतोष्ण, फ्रिज्ड। उन्होंने ज्वार भाटा की घटनाओं को भी समझने का प्रयास किया। तो इस तरीके से अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, इन सभी ने भूगोल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अरस्तु ने बताया कि इस तरीके से पृथ्वी गोल है, उसके प्रमाण भी दिए एक तरीके से। जलवायु क्षेत्रों के विषय में बताया। आगे देखते हैं हेलेनिस्टिक काल के महान भूगोल वेत्ता, इसके विषय में देखते हैं। तो हेलेनिस्टिक काल के महान भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज, इनके विषय में हम देखते हैं। इन्हें भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। इन्हें भूगोल का एक तरीके से जनक कहा जाता है। वह अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के प्रमुख थे। ठीक है, तो इन्हें भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है और इन्हें भी भूगोल का जनक कहा जाता है। और वह अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के प्रमुख थे और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पृथ्वी की परिधि की गणना करना था, जो उल्लेखनीय रूप से बिल्कुल एक तरीके से सटीक थी। उन्होंने सियान, आधुनिक आसमान और अलेक्जेंड्रिया में सूर्य की किरणों के कोणों का उपयोग कर यह गणना की थी। ओके, उन्होंने अक्षांश और देशांतर की एक प्रणाली विकसित की और एक सटीक विश्व मानचित्र बनाया। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित विज्ञान और भूगोल को एक साथ जोड़ा एक तरीके से। तो इनकी जो इरेटोस्थनीज है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग किया। इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने पृथ्वी की सटीक गणना की थी एक तरीके से, और इन्होंने अक्षांश और देशांतर की एक प्रणाली विकसित की और एक सटीक विश्व मानचित्र बनाया। ठीक है, आगे हम देखते हैं हिप्पारकस के विषय में देखते हैं। तो इनके विषय में देखते हैं। इन्हें गणितीय भूगोल का जनक माना जाता है, हिप्पारकस को। और उन्होंने अक्षांश और देशांतर को अधिक सटीक रूप से परिभाषित किया। उन्हें डिग्री, मिनट और सेकंड में भी विभाजित किया। उन्होंने प्रोजेक्शन की अवधारणा विकसित की, जिससे गोलाकार पृथ्वी को समतल मानचित्र पर दर्शाना संभव हो सका। उन्होंने खगोलीय अवलोकनों का उपयोग करके स्थानों की स्थिति निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तरीके से जो हिप्पारकस है, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भूगोल के क्षेत्रों में। हिप्पारकस जो है, इन्हें एक तरीके से गणितीय भूगोल का जनक माना जाता है और अक्षांश और देशांतर की इन्होंने अधिक सटीकता रूप से इसे परिभाषित किया और इन्होंने डिग्री, मिनट और सेकंड में इसको एक तरीके से विभाजित किया एक तरीके से। और उन्होंने प्रोजेक्शन जो होता है उसकी अवधारणा को विकसित किया, जिसके कारण से पृथ्वी का समतल मानचित्र एक तरीके से दर्शाना संभव हो सका। किसी गोलाकार जो चीज है, पृथ्वी गोलाकार है चूंकि, तो उसका समतल मानचित्र दर्शाना संभव हो सका। खगोलीय अवलोकनों का उपयोग करके स्थानों की स्थिति निर्धारण करने में एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हिप्पारकस ने। आगे देखते हैं स्ट्रैबो के विषय में देखते हैं। स्ट्रैबो जो है, उनके विषय में देखते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध कृति जियोग्राफिका जो है, जो कि 17 खंडों में है, जो उस समय के ज्ञात विश्व का एक व्यापक भौगोलिक सर्वेक्षण है। स्ट्रैबो ने वर्णनात्मक भूगोल पर एक तरीके से जोर दिया है और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहलुओं को भौगोलिक जानकारी के साथ जोड़ा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक विशेषताओं, आबादी और रीति रिवाजों का विस्तृत विवरण दिया है। तो उन्होंने एक तरीके से इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांस्कृतिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक, राजनीतिक आदि भौगोलिक जानकारियों के साथ इन चीजों को जोड़ा है। आगे हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा स्ट्रैबो के विषय में, इनकी जियोग्राफिका नामक पुस्तक है, तो ये एक तरीके से इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे हम देखते हैं टॉलेमी का किस तरीके से योगदान है। तो इनका कार्य एक तरीके से टॉलेमी जो है, इनका कार्य जियोग्राफिया प्राचीन भूगोल के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक था। जियोग्राफिया, इसमें उन्होंने
उन्होंने भूकेंद्रित ब्रह्मांड मॉडल का समर्थन किया। उन्होंने अक्षांश और देशांतर का एक विस्तृत ग्रिड प्रस्तुत किया और हजारों स्थानों के निर्देशांक सूचीबद्ध किए। उन्होंने विभिन्न मानचित्र अनुमानों मैप प्रोजेक्शंस को भी विकसित किया और दिखाया कि कैसे ग्लोब पर एक तरीके से स्थानों का समतल मानचित्र पर सटीक रूप से दर्शाया जा सकता है। उनके मानचित्र जो होते हैं सदियों तक यूरोपीय मानचित्र का आधार बने रहे। तो एक तरीके से टॉलमी जो हैं उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक तरीके से प्राचीन भूगोल के सबसे प्रभावशाली कार्य जो है ज्योग्राफिया नामक कार्य किया उन्होंने, और उन्होंने भूकेंद्रीय ब्रह्मांड मॉडल का समर्थन किया और इन्होंने अक्षांश और देशांतर का एक तरीके से विस्तृत ग्रिड प्रस्तुत किया जो हजारों स्थानों को निर्देशित सूचीबद्ध करता है। उन्होंने विभिन्न मानचित्र अनुमान यानी कि मैप प्रोजेक्शंस को भी विकसित किया और दिखाया कि कैसे ग्लोब पर स्थानों का समतल मानचित्र पर सटीक रूप से दर्शाया जा सकता है। उनके मानचित्र सदियों तक यूरोपीय मानचित्र कला का आधार बना रहा। आगे देखते हैं निष्कर्ष। प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने अवलोकन, तर्क और खगोल विज्ञान का उपयोग करके भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीके से प्रयास किया। उन्होंने पृथ्वी की आकृति, आकार, अक्षांश, देशांतर, जलवायु क्षेत्र और मानचित्र कला की नींव रखी और उनके कार्यों ने न केवल उस समय के लोगों की विश्व की समझ को समृद्ध किया बल्कि बाद के भौगोलिक अध्ययनों के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान किया। उनका योगदान आज भी भूगोल के अध्ययन में अत्यधिक प्रासंगिक है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनान के जो भूगोलवेत्ता थे उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा भूगोल के क्षेत्रों में। उन्होंने तर्क, गणित और खगोल विज्ञान का उपयोग करके भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने पृथ्वी की आकृति के विषय में, आकार के विषय में, अक्षांश देशांतर के विषय में, जलवायु क्षेत्रों के विषय में मानचित्र कला की नींव रखी। उनके कार्यों ने न केवल उस समय के लोगों को विश्व की समझ को समृद्ध किया बल्कि बाद के भौगोलिक अध्ययनों के लिए भी एक तरीके से मजबूत आधार प्रदान किया। उनका एक तरीके से योगदान आज भी भूगोल के अध्ययन में अत्यधिक प्रासंगिक है। ओके, ये चीजें हैं। आगे देखते हैं यूनान का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से या फिर स्वर्ण काल कहलाता है। तो यूनान के भौगोलिक चिंतन का काल जो है वो एक तरीके से स्वर्ण काल कहलाता है क्योंकि यूनानी भूगोलवेत्ताओं को ही भौगोलिक ज्ञान की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनान का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यूनान के भौगोलिक चिंतन का जो काल रहा है वो स्वर्ण काल कहलाता है क्योंकि यूनानी भूगोलवेत्ताओं को ही भौगोलिक ज्ञान की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जाता है। पाइथागोरस का ग्लोब के विकास में जो पाइथागोरस है उनका भूगोल के विकास में योगदान बताना है। तो यूनान निवासी पाइथागोरस का जन्म 582 ईसा पूर्व के लगभग सोमस नामक स्थान पर हुआ था। इसने सर्वप्रथम ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए पृथ्वी को गोलाकार बताया था और उसने बताया कि पृथ्वी अस्थिर है और किसी विशाल अग्निपिंड का चक्कर लगाती है और उसने पृथ्वी को 3 जलवायु भागों में बांटा है। आगे हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमने यूनान के भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या था, कैसे सारी चीजें हमने यूनान के भूगोलवेत्ताओं के विषय में देखा। आगे हम देखते हैं रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस तरीके से, उसके विषय में हम देखते हैं। तो प्राचीन रोमन सभ्यता ने भूगोल के क्षेत्रों में व्यवहारिकता और साम्राज्य विस्तार पर केंद्रित योगदान दिया है। यूनानियों के सैद्धांतिक और गणितीय भूगोल विपरीत रोमनों ने मुख्य रूप से अपने विशाल साम्राज्य के प्रशासन, सैन्य अभियानों और व्यापार मार्गों के लिए भौगोलिक ज्ञान का उपयोग किया एक तरीके से। तो यानी कि रोमन जो भूगोलवेत्ता का योगदान है उन्होंने प्राचीन रोमन सभ्यता ने भूगोल के क्षेत्रों में व्यवहारिकता और साम्राज्य विस्तार पर केंद्रित योगदान दिया है। यूनानियों के सैद्धांतिक और गणितीय भूगोल के विपरीत रोमनों ने मुख्य रूप से अपने विशाल साम्राज्य के प्रशासन, सैन्य अभियानों और व्यापार मार्गों के लिए भौगोलिक ज्ञान का उपयोग किया है। उनका ध्यान वर्णनात्मक भूगोल, मानचित्र कला और सड़कों का निर्माण पर अधिक था। आगे देखते हैं भूगोल के विकास में रोमन विद्वानों का योगदान। तो रोमन भूगोलवेत्ताओं ने एक तरीके से यूनानी भूगोलवेत्ता के कार्यों को आगे बढ़ाया। तो रोमन भूगोलवेत्ता ने यूनानी भूगोलवेत्ताओं के कार्यों को आगे बढ़ाया। रोमन भूगोलवेत्ताओं ने सैनिक और व्यवहारिक अभियानों से जो जानकारी प्राप्त की उनका उपयोग प्रशासनिक, व्यापारिक समस्याओं को हल किया, समस्याओं के हल में किया और इन्होंने ऐसे मानचित्र प्रस्तुत किए जो सैनिक अभियान में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। ये सिद्धांत की अपेक्षा प्रयोग में अधिक रुचि रखते थे। रोमन भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रैबो, मेला और प्लिनी मुख्य रूप से हैं। तो इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। तो प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता और उनके कार्यों के विषय में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो की भूगोल की परिभाषा। स्ट्रैबो की परिभाषा में देखते हैं तो भूगोल का एक ऐसा स्वतंत्र विषय जिसका उद्देश्य लोगों को इस विषय का आकाशीय पिंड तथा थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, जल और पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, तो स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो ने जो परिभाषा दी है भूगोल के क्षेत्रों में भूगोल की, तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों तथा थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, जलों और पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। आगे देखते हैं। हालांकि स्ट्रैबो का जन्म एशिया
एशिया माइनर माइनर आधुनिक तुर्की में हुआ था। उन्होंने अपनी जो शिक्षा है यूनानी परंपरा में एक तरीके से प्राप्त की। उनके जीवन का अधिकांश समय रोमन साम्राज्य के अधीन बीता है और उनका मुख्य कार्य जो है रोमन दर्शकों के लिए था, इसीलिए उन्हें अक्सर एक रोमन भूगोलवेत्ता माना जाता है। उनकी 17 खंडों वाली विशाल कृति जो है ज्योग्राफिका जो है, उनकी विशाल कृति जो है उसमें प्राचीन विश्व के एक तरीके से ज्ञात भूगोल का एक व्यापक विश्वकोश है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्णन शामिल है। स्ट्रैबो ने केवल विवरण ही नहीं दिए, एक तरीके से पृथ्वी का विवरण जो है उसको ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने प्रादेशिक भूगोल पर विशेष जोर दिया। उन्होंने एक तरीके से विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक विशेषताओं, जलवायु, आबादी और रीति रिवाजों हैं उनका भी विश्लेषण किया। उनका उद्देश्य शासकों और प्रशासकों को भौगोलिक जानकारी प्रदान करना था, ताकि वे अपने साम्राज्य को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनका प्रबंधन कर सकें। तो इस तरीके से स्ट्रैबो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है रोमन भूगोलवेत्ता के रूप में। तो एक बार पुनः देख लेते हैं स्ट्रैबो जो है, तो उन्होंने भूगोल की परिभाषा दी। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों तथा थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, जलों, पृथ्वियों के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। हालांकि स्ट्रैबो का जन्म जो है एशिया माइनर आधुनिक तुर्की में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा जो है यूनानी परंपरा में प्राप्त की। उनके जीवन का अधिकांश समय जो है रोमन साम्राज्य के अधीन बीता। उनका मुख्य कार्य रोमन दर्शकों के लिए था, इसलिए इन्हें अक्सर एक रोमन भूगोलवेत्ता माना जाता है। उनकी जो 17 खंडों वाली विशाल कृति ज्योग्राफिका जो है प्राचीन विश्व के ज्ञात भूगोल का एक व्यापक विश्वकोश है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्णन शामिल है। स्ट्रैबो ने न केवल विवरण ही दिए हैं, बल्कि उन्होंने प्रादेशिक भूगोल पर एक विशेष जोर दिया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक विशेषताओं, जलवायु, आबादी और रीति रिवाजों का विश्लेषण किया। उनका उद्देश्य शासकों और प्रशासकों को भौगोलिक जानकारी प्रदान करना था, ताकि वे अपने साम्राज्य को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनका प्रबंधन कर सकें। आगे हम देखते हैं उन्होंने एक तरीके से यूनानी और रोमन स्रोतों को एकीकृत किया और पूर्ववर्ती विद्वानों ने विचारों को भी एक तरीके से उद्धृत किया, जिससे उनका कार्य उस समय के भौगोलिक ज्ञान को एक महत्वपूर्ण संकलन बन गया। तो ये सारी चीजें आगे देखते हैं पंपोनियस मेला, इनके विषय में देखते हैं। तो वह सबसे शुरुआती ज्ञात रोमन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, तो वह सबसे शुरुआती रोमन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने लैटिन भाषा में भूगोल पर एक ग्रंथ लिखा था। और उनकी एकमात्र जो ज्ञात कृति है डी सिटू ऑर्बिस जो है, ये एक तरीके से इनकी कृति है, या फिर इसी को डी कोरोग्राफिया है, जो लगभग एक तरीके से 43 ईस्वी में लिखी गई थी। मेला ने पृथ्वी को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। 2 ध्रुवीय शीत जो क्षेत्र हैं, 2 समशीतोष्ण क्षेत्र हैं और एक मध्य में गर्म क्षेत्र, जो कि गर्म क्षेत्र टॉरिड जोन जो होता है वो है। और उन्होंने एंटीथोनस दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग के अस्तित्व की भी बात की है, जो उत्तरी क्षेत्रों के लोगों के लिए अगम्य थे। उनका कार्य तकनीकी विवरणों जैसे कि दूरियों से अधिक वर्णनात्मक था। उन्होंने भूमध्य सागर और उनके आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ अटलांटिक और हिंद महासागरों के तटों का वर्णन किया। उनका कार्य 15वीं शताब्दी तक प्रभावशाली रहा। ठीक है, तो इस तरीके से पंपोनियस मेला का एक तरीके से महत्वपूर्ण योगदान रहा है भूगोल के क्षेत्रों में। आगे हम देखते हैं पंपोनियस मेला का भूगोल में एक तरीके से क्या योगदान रहा है, उसके विषय में देखते हैं। तो पंपोनियस मेला दक्षिण स्पेन का निवासी था। कहाँ के निवासी थे? दक्षिणी स्पेन के निवासी थे। उसने लैटिन भाषा में अपने भौगोलिक ज्ञान को 2 भागों में प्रकाशित किया। प्रथम खंड ब्रह्मांड विज्ञान में उन्होंने ब्रह्मांड का संक्षिप्त वर्णन किया, जिसमें पृथ्वी को 5 बृहद भागों में विभाजित किया है। और पृथ्वी का दूसरा खंड जो है डीकारोग्राफिया जो होता है, डीकारोग्राफिया है, इसमें अफ्रीका में समुद्र तट तथा भूमध्य सागरीय प्रदेशों का वर्णन किया है। तो इस तरीके से जो पंपोनियस मेला है उनका एक तरीके से किस तरीके से भूगोल के क्षेत्रों में योगदान था, वो सारी चीजें हमने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पंपोनियस मेला के विषय में देखा। आगे हम देखते हैं प्लिनी द एल्डर, इनके विषय में देखते हैं। तो गाइयस इनका जो नाम है गाइयस प्लिनियस सेकेंडस, जिन्हें प्लिनी द एल्डर के नाम से जाना जाता है, प्लिनी द एल्डर के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध रोमन लेखक, प्रकृतिवाद और सैन्य कमांडर थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य जो है नेचुरल हिस्ट्री है, जो एक तरीके से 37 खंडों का एक विशाल विश्वकोश है। और इस विश्वकोश में उन्होंने भूगोल,
भूगोल, खगोल विज्ञान, नृवंश विज्ञान और एक तरीके से मानव विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा, खनिज विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर जानकारी शामिल है। भूगोल से संबंधित जानकारी विशेष रूप से खंड 3 से 6 में मिलती है, जहां उन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका का विस्तृत वर्णन किया है। हालांकि उनके कार्य में कुछ पौराणिक और काल्पनिक तत्व भी शामिल हैं। यह उस समय के भौगोलिक और प्राकृतिक ज्ञान का एक अमूल्य स्रोत है। प्लिनी ने अपनी व्यक्तिगत यात्राओं और अन्य लेखकों के कार्यों पर आधारित जानकारी को संकलित किया। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लिनी द एल्डर का योगदान भूगोल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, हम अब आगे देखते हैं मार्कस विप्सेनियस अग्रिप्पा, इनके विषय में देखते हैं। वह सम्राट अगस्टस जो है उनके दामाद और एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे। उनका योगदान सीधे तौर पर मानचित्र कला और सर्वेक्षण से जुड़ा है। अग्रिप्पा ने रोमन साम्राज्य का एक विस्तृत विश्व मानचित्र बनाने की परियोजना शुरू की, जिसे एक तरीके से सम्राट अगस्टस ने पूरा कराया। यह मानचित्र रोम के अग्रिप्पा के पोर्टिको में प्रस्तुत किया गया था। यह मानचित्र गणितीय सटीकता पर कम और प्रशासनिक व सैन्य उद्देश्यों के लिए एक तरीके से अधिक केंद्रित था। इनमें साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों, शहरों, सड़कों और सीमाओं को दर्शाया गया था। हालांकि इस मानचित्र की कोई भी मूल प्रति जीवित नहीं है, लेकिन प्लिनी द एल्डर के लेखन में इसके संदर्भ मिलते हैं। यह रोमन साम्राज्य की विशालता और उनके प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है एक तरीके से। तो इस तरीके से भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, रोमन भूगोलवेत्ताओं का भूगोल के क्षेत्रों में योगदान। आगे देखते हैं, टॉलेमी के विषय में देखते हैं। हालांकि क्लाडियस टॉलेमी जो है लगभग 100 से 170 ईस्वी के दौरान यूनानी ये थे एक तरीके से, और अलेक्जेंड्रिया जो उस समय के रोमन मिस्र का हिस्सा था में रहते थे। उनके कार्य ने रोमन भूगोल का गहरा प्रभाव डाला है। उनके कार्यों ने रोमन भूगोल पर गहरा प्रभाव डाला है। उनकी पुस्तक ज्योग्राफिया ने प्राचीन भूगोल को एक तरीके से नया आयाम दिया है। टॉलेमी ने गणितीय, भूगोल और मानचित्र कला में क्रांति ला दी। उन्होंने अक्षांश और देशांतर की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित की और हजारों स्थानों के निर्देशांक सूचीबद्ध किए। उन्होंने विभिन्न मानचित्र अनुमानों का वर्णन किया, इनकी मैप प्रोजेक्शंस का वर्णन किया और दिखाया कि कैसे गोलाकार पृथ्वी को समतल मानचित्र पर अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सकता है। उनके मानचित्र और भौगोलिक सिद्धांत मध्य युग तक पश्चिमी और इस्लामी भूगोल के लिए मानक संदर्भ बने रहे। आगे देखते हैं, रोमन भूगोल के अन्य पहलू जो हैं उसके विषय में देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा टॉलेमी का भी योगदान। आगे देखते हैं रोमन भूगोल के अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो थे, जैसे कि सड़क मानचित्र। तो रोमन ने सड़कों का एक विशाल नेटवर्क बनाया और इन सड़कों को दर्शाने वाले मानचित्र जैसे कि प्यूटिंगर तालिका प्रशासनिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण थे। ये मानचित्र सैन्य टुकड़ियों, व्यापारियों और यात्रियों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करते थे। इसी तरीके से सर्वेक्षण के विषय में देखें तो रोमनों ने भूमि की माप और सीमांकन के लिए सटीक सर्वेक्षण तकनीकियों का विकास किया, जो कृषि, कराधान और शहरी नियोजन के लिए आवश्यक थे। इसी तरीके से वर्णनात्मक लेखन के विषय में तो रोमन भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों और उनकी विशेषताओं, संसाधनों और लोगों का विस्तृत वर्णन किया, जो उस समय के विश्व के बारे में ज्ञान को बढ़ाने में सहायक थे। व्यावहारिकता पर जोर। तो आगे देखते हैं, यूनानी सैद्धांतिक भूगोल के विपरीत रोमन जो थे भूगोल का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के विस्तार, प्रशासन और संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करना था। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष। तो रोमन भूगोलवेत्ताओं ने हैं, उन्होंने अपने साम्राज्य की विशालता और प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही भूगोल को एक व्यापारिक विज्ञान के रूप में विकसित किया। उन्होंने मानचित्र कला, सर्वेक्षण, वर्णनात्मक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे सैन्य अभियान, व्यापार और प्रशासनिक कार्य अधिक सुगम हो सके। हालांकि उन्होंने यूनानी विद्वानों के गणितीय और सैद्धांतिक आधार पर बहुत कुछ बनाया, लेकिन उनकी अपनी विशिष्ट प्राथमिकताएं थी, जिन्होंने भौगोलिक ज्ञान का उपयोग को एक नया आयाम दिया। तो इस तरीके से हमने देखा रोमन भूगोलवेत्ताओं के विषय में उनका योगदान किस तरीके से था, ये सारी चीजें हमने देखा। तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर हमने 4 में यूनिट 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। इसमें हमने यूनान के भूगोलवेत्ताओं का योगदान, रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस तरीके से, ये सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट अध्ययन किया है। तो आपसे इस यूनिट से जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को आप इजीली आंसर दे पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक बढ़िया से देखा। आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, पेज में आपको हेडिंग डालते जाना है और आपको मेन जो पॉइंट है उसको आपको लिखते जाना, और आप लास्ट में देखेंगे सारे आपके टॉपिक्स हैं इस वीडियो के, वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ओके, और अपने एग्जाम में आप बेस्ट दे पाएंगे। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, अन्य वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ऊपर की ओर फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस हमने बनाई वो देखने को मिल जाएगी, बहुत ही व्यवस्थित क्रम में, यूनिट बाय यूनिट। और उसी प्लेलिस्ट में जब नीचे की ओर आएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई हैं वहाँ पर आपको सेकंड पेपर से संबंधित सारी वीडियोस यूनिट बाय यूनिट देखने को मिल जाएगी। आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं।
फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।